मैं अपने पति को रोज़ खाने में ज़हरीली दवा मिलाकर खिलाती ताकि मेरा पति बीमार होकर मर जाए और मैं अपने आशिक से शादी कर लूं। एक दिन मेरे पति को खून की उल्टी आई और वो मर गया। पति के मरने के बाद कुछ दिन तक मैंने झूठ मूठ का शोक मनाया और फिर दूसरी शादी अपनी पसंद के लड़के से करने जा रही थी कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर आई। डॉक्टर ने मेरी माँ को बाहर निकाल दिया और अंदर आकर मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मेरा नाम ऋचा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं भी उनकी मोहब्बत पर खूब गर्व किया करती थी कि उनके जैसे दुनिया में इतने अच्छे और प्यार करने वाले माँ बाप मिले थे। मुझे तो जीने के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी थी। मगर एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली मेरी एक दोस्त, जिसका नाम मयूरी था, उसने मुझे एहसास करवाया कि जीने के लिए माँ बाप की मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि उनकी मोहब्बत के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत की ज़िंदगी को पूरा कर देती है, उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर देती है। मयूरी की बात सुनकर मैं बहुत देर तक हंसती रही और उसे मेरा हंसना बुरा लग रहा था। तब उसने मुझसे कहा, ये देखो मोबाइल, ये चूड़ियाँ और भी ढेर सारा सामान, ये सब कुछ मेरे आशिक ने दिया है। मैं अपनी सहेली मयूरी की इतनी महंगी महंगी चीज़ें देखकर हैरान रह गई। मैं वो चीज़ें बड़े ही शौक से देखे जा रही थी। उसकी चीज़ें देखकर मुझे अब जलन महसूस हो रही थी। वो भला मामूली शकल सूरत की लड़की थी और उसके पास इतनी कीमती चीज़ें थी। मैं उससे ज़्यादा बढ़कर सुंदर थी, इसलिए मुझे उस पर गुस्सा होने के साथ साथ अब जलन भी हो रही थी। मैं उसकी कीमती चीज़ें देखकर बस मुस्कुराने पर ही रुक गई थी, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह जल रहा था। अब इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं एक कॉलेज में पढ़ती थी। दोपहर के समय कॉलेज से घर आ रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझसे आकर टकराया। मैं उस लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर एकदम से गुस्से में आ गई और उसे घूरते हुए मैं उसके पास से गुजर कर जाने लगी। तभी वो मुझसे कहने लगा कि मैं हर रोज़ कॉलेज से आते हुए तुम्हें छत से देखता हूँ। उसकी बात मैं समझ नहीं पाई थी, इसीलिए गुस्से से बोली, क्यों देखते हो मुझे? मेरे सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। उस लड़के की बात सुनकर मुझ पर हैरत और गुस्से के पहाड़ टूट पड़े। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रास्ते में रोककर इस तरह की बात करने की? मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं थी, बल्कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर वो कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था? मैं वहाँ चुपचाप बेहरकत खड़ी हुई थी। उसने मेरी बेधियाई का फ़ायदा उठाकर मेरे बैग में एक कागज़ का टुकड़ा डाल दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे होश आया तो मैं जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मैं उलझन का शिकार रही थी। मेरे दिमाग में अपनी दोस्त मयूरी की बातें और उसके हाथ में मौजूद इतने गिफ्ट घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। ये जज्बात मेरे लिए ना सिर्फ अजीब गरीब थे, बल्कि अब मुझे अंदर ही अंदर गुदगुदी भी पैदा हो रहे थे। मैं कितनी ही देर तक उस लड़के के बारे में सोचती रही। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस लड़के के दिए गए नंबर पर कॉल लगा दी और वो तो जैसे मेरे ही कॉल के इंतज़ार में था। मेरी कॉल करने पर उसने फ़ौरन कॉल अटेंड कर ली। उसका नाम राज था और फिर इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई। वो मुझे मेरी दोस्त मयूरी की तरह कीमती गिफ्ट दिया करता था और एक दिन मैं कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया करता था। मैं भी खुद को उससे मोहब्बत करने पर रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात रात भर जागकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कभी वो अपने घर की छत से मुझे देखता तो कभी मैं उसे देखती। मेरी दिन ब दिन बढ़ती हुई लापरवाही और अपने आप में गुम देखकर मेरी माँ मुझे शक भरी निगाहों से देख रही थी और मैं ज़्यादा देर तक उनकी निगाह का सामना नहीं कर पाती थी। तभी मैं इधर उधर हो जाया करती थी। मैं अब उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। वो मुझसे अब अकेले में मिलना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अकेले में मिल पाती। एक दिन उसने कहा कि मेरे माँ बाप घर पर नहीं हैं, तुम मेरे घर आ जाओ। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन जैसे तैसे करके दिल को समझा लिया। मैंने मम्मी से बहाना कर दिया कि मैं मयूरी के पास जा रही हूँ। बहुत डरते डरते मैं उसके घर पहुँची तो उसके घर में कोई भी नहीं था। ये लोग काफ़ी पैसे वाले थे। घर की साज सज्जा से ही पता लग रहा था।
वो मुझे अपने कमरे में ले गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता? अभी हम बैठे आपस में ही बातें कर रहे थे कि तभी राज मेरे करीब सरकने लगा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके इतना ज़्यादा करीब होने पर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया था। मैं उससे दूर होने लगी। मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका था जब कोई लड़का मेरे इतने करीब आया था। उसने खींचकर मुझे खुद के करीब कर लिया। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैंने कहा, राज ये क्या कर रहे हो? उसकी आंखें मदहोश हुए जा रही थी। मदहोशी में ही वो कहने लगा, ऋचा इसमें क्या गलत है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा, ये सब कुछ शादी से पहले ठीक नहीं। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसने मेरे होठों पर अपने हाथ रख दिए। मेरा पूरा शरीर दहक उठा और मैं जल्दी से खड़ी हो गई। राज ही सब गलत है। राज ने फिर से मुझे पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन मेरा दिल तो राज की बाहों से निकलने को कर ही नहीं रहा था। राज की बाहों में मुझे दुनिया जहान का सुकून मिल रहा था। मैं उसकी बाहों में मदहोश हुई जा रही थी। अभी राज की बाहों में मैं अपने आप को हार जाती कि तभी बाहर से राज के माँ बाप की आवाज़ आई। वो शायद वापस आ चुके थे और राज को आवाज़ लगा रहे थे। राज ने जल्दी से घबराहट में ही मुझे पर्दे के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर चला गया। मैंने देखा कि राज के माँ बाप राज को लेकर अपने कमरे में चले गए थे, तो मैं भी जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाकर बाहर निकल आई। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। घर आते ही मैंने खुद को जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। जो कुछ भी अभी अभी मेरे साथ हुआ था उसे याद करके मेरे दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी थी। अब मैं राज की और भी ज़्यादा दीवानी हो गई थी। धीरे धीरे पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा था कि तभी उन्हीं दिनों मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किसी और जगह रिश्ता तय कर लिया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी जाने बगैर ही मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला पति एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छे पद पर जॉब करता था। वो मुझसे उम्र में लगभग 10 या 11 साल बड़ा होगा, मगर उसकी शानदार नौकरी के लालच में मेरे माँ बाप को मजबूर कर दिया था। वो मेरे जोड़ का बिल्कुल भी नहीं था। वो ना सिर्फ वो मुझसे उम्र में बड़ा था, बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी मामूली सी थी। जब पहली बार मुझे अपने इस अचानक तय हुए रिश्ते का पता चला तो मैंने पूरे घर में शोर मचा दिया था। अपने माँ बाप को साफ साफ मना कर दिया। इस पर मेरी माँ ने मुझे खूब खरी खोटी सुनाई थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी शादी वहीं पर होगी जहाँ तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे। इनकार की सूरत में तुम्हें अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखना होगा। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई और अपने आशिक से भी सारे संबंध खत्म कर डाले। कुछ ही दिनों बाद मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने पति के घर आ गई। उसका घर काफ़ी बड़ा था। उसके माँ बाप भी मुझ पर बहुत प्यार लुटाते थे, मगर मेरा दिल इतना सब कुछ पाकर भी खुश नहीं था। मैं अब तक अपने पुराने आशिक से बिछड़ने के सदमे में थी। मेरा पति मुझ जैसी कमसिन और हसीन लड़की पाकर बहुत खुश था। वो मुझे हर समय खुश रखने की कोशिश किया करता था, मगर मुझे अपने पति की शक्ल से ही नफ़रत हो चुकी थी। मैं हर समय उसकी कोशिश नाकाम बनाती रहती और अपने रूम में कैद हो जाती। मगर उन्हीं दिनों मुझे एहसास हो चुका था कि मेरा पति, जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वो गुस्से का भी काफ़ी तेज था। कोई भी चीज़ अगर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो जाती तो वो पूरा घर सर पर उठा लिया करता था। मैं अपने पति के गुस्से से बहुत डर जाया करती थी। कभी कभी तो अकेले में खूब आंसू बहाती और अपने पुराने प्यार को याद करके रोती रहती। काश वो मेरी ज़िंदगी में होता। मेरी सास काफ़ी अच्छी औरत थी। वो मुझे अपने पति के डांटने के बाद बहलाया करती थी। कभी कभी वो अपने बेटे की इस गलत हरकत पर मुझसे माफ़ी भी मांग लिया करती थी। अपनी सास का इतना बड़ा दिल देखकर, उनका प्यार देखकर मैं हैरान हो जाती और अपने पति का गुस्सा भूल जाया करती थी और अपने पति की सेवा में ऐसे लग जाती कि जैसे कि हमारे बीच कोई करवाहट थी ही नहीं। लेकिन अब मैं अपने पति की धूप छाँव वाली तबीयत से परेशान हो चुकी थी। कभी कभी तो वो मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता, ऐसे जैसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वही मुझसे मोहब्बत करता है। और कभी कभी तो वो छोटी सी बात पर भी ऐसे नाराज़ हो जाता जैसे कभी नहीं मानेगा। एक दिन मेरी सास ससुर किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मैं घर में अकेली थी। तभी मेरा पति गुस्से से घर आया। मैं उसके तेवर देखकर अपनी जगह सहम चुकी थी। मैं फालतू में ही किचन के काम निपटाने के लिए किचन में घुस गई। मुझे फिजूल के काम निपटाता देखकर मेरे पति का पारा और भी हाई हो गया। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ
और मुझे खूंखार नज़रों से घूरते हुए कहने लगा, मैं कब से घर आया हूँ और तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे चाय या पानी का ही पूछ लो। मैं काँपते हुए अपने पति की तरफ देखने लगी, फिर उसे कँपकँपाते शब्दों में कहा कि मैं आपके लिए अभी चाय लाती हूँ। मेरी बात सुनकर वो किचन से चला गया और मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी। जैसे ही गर्मा-गर्म चाय मैं अपने पति के सामने रखने लगी, वो गुस्से से मुझे घूरने लगा और फिर एक घूंट चाय भरकर उसने चाय का कप मेरी तरफ उछाल दिया और मुझ पर चीखने लगा, कितनी गंदी चाय बनाती हो। मेरे पति की फेंकी हुई गर्मा चाय से मेरा हाथ बुरी तरह जल गया था, मेरी चीख निकल गई थी। मैं टूटे हुए कप के टुकड़े लेकर किचन में चली आई और वहीं खड़ी होकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी और अपने हाथ की जलन को अपने अंदर उतारने लगी। मेरे पीछे पीछे मेरे पति भी उठकर चले आया था। वो शायद मुझे खाने के लिए कहने आया था कि तभी अचानक मेरे पति की नज़र मेरे जले हुए हाथ पर गई, तो वो सब कुछ भूल गया और मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे उसकी माफ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने पति को धक्का देकर कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। बस अंदर ही अंदर अपने आंसू पीती रही। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी शादी को 5 महीने बीत चुके। मैं अपने पति के सर्द और गर्म नेचर को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी सास से अनुमति ली और अपने मायके चली आई। शादी के बाद मुझे बहुत कम अपने मायके आने को मौका मिला था। जब भी अपनी ससुराल से मायके आती तब मेरे पति भी मेरे साथ ही हुआ करते थे, मगर आज मैं अकेली आई थी और मेरे इरादे कुछ दिन अपनी माँ के साथ ठहरने के थे। मुझे घर में देखकर मेरी माँ खिल उठी थी। उनकी आधी बीमारी तो मुझे देखकर ही कम हो चुकी थी। मैं भी अपने घर को और अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर जब रात के समय घर की छत पर चली आई तो अचानक ही मुझे अपने पुराना प्यार याद आने लगा। अपने पति के गुस्से को याद करके मुझे रोना आने लगा और मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड राज की मोहब्बत भरी बातें सोचने लगी। उसे सोचते हुए मुझे ना जाने कितनी रात हो चुकी थी। तभी मैं सोने चली गई और फिर अक्सर ही ऐसे होने लगा था कि वह लड़का मुझे याद आने लगता और मैं कई कई घंटे उसके याद में गुजार दिया करती। एक रात मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ। मैं अपने घर की छत पर बैठी थी, तभी एक बड़ा सा पत्थर मेरी तरफ आया, जिसे देखकर मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी कि तभी मुझे 2-3 घरों की छत के बाद उसकी छत नज़र आई। शादी से पहले मेरा जिस लड़के के से अफेयर था, ये वही लड़का था। राज मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफ़ी दिनों बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी मुझसे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए मोहब्बत थी। उस रात के बाद हम दोनों के बीच फिर से कांटेक्ट हो चुका था। वो मुझसे शिकायत करता रहता, क्यों तुमने मेरी मोहब्बत को भुला दिया, क्यों तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ किए और शादी दूसरे इंसान के साथ कर ली। उसके सवाल पर मैंने उसे बताया कि मेरे माँ बाप को हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में शक हो गया था, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती किया है। उसे मेरी बात पे विश्वास आ गया था, तभी उसने मुझे कुछ और नहीं कहा था। हम दोनों कई कई घंटे एक दूसरे से बातें किया करते थे या फिर अपनी घर की छत से एक दूसरे को देख लिया करते थे। मैं जो अपनी शादी के बाद से बहुत चुप चुप होकर रह गई थी, अब मुझे दोबारा से खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी। और एक दिन मेरी माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही ख़राब हो गया। उन्होंने शायद मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं जो अपने आशिक से छुप छुप कर बातें किया करती थी, मेरी माँ को इस बारे में शक हो चुका था। तभी उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि तुम अपनी ससुराल वापस चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार करता होगा। मैं अपने पुराने आशिक से मिलने के बाद अपने पति को पूरी तरह भुला बैठी थी, मगर अपनी माँ की याद दिलाने पर मुझे अपने पति की याद आई, जिसे सोचकर ही मेरा हलक तक कड़वा हो गया था। मैं अपनी माँ के ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर बहुत बेदिली से अपनी ससुराल चली आई, मगर मेरा दिल अभी तक अपने आशिक के लिए तड़पता रहता। मैं अपने ससुराल चली आई थी, मगर अब अक्सर मुझे उसके फ़ोन आने लगे थे। कभी कभी तो वो मुझे मेरे पति के सामने ही कॉल कर दिया करता था, जिस पर मेरा पति मुझे शक भरी निगाहों से देखता। मैं अपने पति से डरकर अपने आशिक से कहती कि तुम मुझे बेवक्त कॉल मत किया करो, मगर वो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे कॉल पर कॉल किया करता था। उस रात मेरा पति जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे पति ने मुझे घूरते हुए पूछा कि किसकी कॉल है। मैंने डरते डरते कहा कि मेरी माँ की कॉल थी।
मेरे कहने के बावजूद भी उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने एक दिन अपने पुराने आशिक से सख्त शब्दों में इनकार करते हुए कहा कि मुझे आगे से कॉल मत करना। मेरे सख्ती से इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया और फिर वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि तुम अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरा पति गुस्से का बहुत ही तेज था। अगर मेरी ये हरकतें मेरे पति तक पहुंच जाती हैं तो वो शायद मेरी जान ही ले लेता। मेरे दिन रात डर के साए में गुजरने लगे कि आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। अगर मेरा सच मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगा या मेरी जान ले लेगा। मुझे मेरे आशिक की कॉल लगातार आती रहती थी और मुझे अपने पति से छुटकारा पाने के वो अलग अलग उपाय बताता। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपने आशिक के बताए हुए उपायों पर काम करूं और अपने पति से छुटकारा पा लूं, और फिर कभी कभी सोचती कि ये सब गलत है और इसके अंजाम को सोचकर मैं डर जाती और अपने आप को बुरे कामों से दूर रखती। एक दिन अचानक मेरा पुराना आशिक मेरी ससुराल आ पहुंचा। उसने पहले ही मुझे कॉल पर बता दिया था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा। मैं उसकी धमकी से डर गई थी, इसीलिए मैं उससे मिलने चली गई। मुझे यूँ घबराया हुआ देखकर राज मुस्कुराने लगा। मैं उसके मुस्कुराने पर परेशान हो गई। तभी उसने मुझे एक दवा दी। उस दवा की बोतल को देखकर मैं परेशान हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है और मैं उसको देखने लगी। तभी मुझसे बोला कि रोज़ाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने पति को खिला देना, फिर वो पूरी रात सोता रहेगा और फिर हम दोनों आपस में खूब बातें कर सकते हैं। तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। मैं वो दवा लेकर घर आ गई और फिर उसकी बात मानते हुए उस दवा की थोड़ी सी मात्रा अपने पति के खाने में मिलाने लगी और हर रोज़ दवा मिला हुआ खाना अपने पति को खिलाने लगी। मगर मुझे नहीं पता था कि ये जहरीली दवा है जो धीरे धीरे मेरे पति को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा पति अब दिन भर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के आसपास गड्ढे पड़ने लगे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ही चिंता में पड़ चुकी थी। मैं भी अपने पति को देखा करती कि कहीं मेरी दवाई खिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर 1 महीने बाद ही अचानक मेरे पति की मौत हो गई और मेरे घर में कोहराम मच गया। मेरे पति की मौत पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। मुझे अब समझ आया था कि मैं जो अपने पति को दवाई दे रही थी वो दरअसल उसकी मौत का सामान था। मुझे अब खुद पर अफसोस होने लगा, मगर मुझे ये भी खुशी थी कि मेरे कंधों से बोझ खत्म हो चुका था। मेरे माँ बाप भी मुझे यूँ विधवा देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप मुझे अपने घर ले आए। मेरे पति को मरे हुए 2 महीने गुजर चुके और फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी तय कर दी। मैंने इस बार अपने माँ बाप के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि इस बार मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता मेरे ही पुराने आशिक से तय किया था और उनके इस फैसले पर मेरी भी मर्जी शामिल थी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी। मेरी रंगत मुरझाती जा रही थी। मेरा सर बुरी तरह चकराने लगा। मुझे बीमार देखकर मेरी माँ काफ़ी परेशान हो चुकी थी। तभी वो मुझे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई। मैं हॉस्पिटल गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जो मुझे खबर मिली वो मुझे हैरान कर देने वाली थी। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा चेकअप करने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे पति का दोस्त था। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वो मेरी शादी में भी आया था और 2 बार मेरे पति के साथ घर भी आया था। मैं उसकी नज़रें खुद पर टिकी देखकर घबराहट का शिकार हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही नफ़रत भरे शब्दों में ये खबर सुनाई थी। मैं जो ज़िंदगी का दूसरा सफ़र तय करने जा रही थी, ये खबर सुनकर परेशान हो चुकी थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा, शायद आपको इस खुशखबरी ने परेशान कर दिया है। मैंने फ़ौरन गर्दन ना में हिलाई थी। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि मेरे दोस्त को आपने ही मारा है। उसके इतने विश्वास से कहने पर मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तब मैंने घबराकर उससे पूछा कि आप ऐसे कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तब वो मुझसे कहने लगा, मैं आप पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि मेरे पास इस बात के सबूत भी हैं। मेरा दोस्त अपनी मौत से कुछ दिन पहले मेरे पास आया था।
मैंने उसका चेकअप किया था और उसकी रिपोर्ट देखकर मैंने उससे कहा था कि तुम्हें कोई जहरीली दवाई दे रहा है जिसका असर सीधे तुम्हारे दिल पर हो रहा है। किसी दिन अचानक ही तुम्हारी मौत हो सकती है। मेरी बात का उसने मजाक उड़ाया था, मगर जब दूसरी बार वो मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अपने लड़खड़ाते हुए दोस्त को थामकर मैंने पूछा था, क्या बात है, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कैसे हो रही है? तब उसने कहा था कि तुमने मुझे सच कहा था, मुझे स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है और वो देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर उसने मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई है। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान हो चुका था। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे ये सब देखकर बुरी तरह दिमागी धक्का लगा था। तब उसने जीने से अच्छा मौत को गले लगाना ज़रूरी समझा था। अपने किए पर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। मैंने एक गैर मर्द के पीछे भागकर एक अनमोल और सच्चा रिश्ता खो दिया था। मुझे रोता देखकर मेरे पति का दोस्त मुझसे कहने लगा कि तुम जैसी औरतों की जगह सलाखों के पीछे होती है। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे जेल में मत भेजो, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बात सुनकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भिजवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। मुझे उसकी शर्त आसान लगी, तब मैंने झट से हाँ कह दी। अपने माँ बाप को भी इस बात के लिए राज़ी कर लिया। फिर कुछ ही दिन बाद में उसकी पत्नी बनकर उसके घर चली आई थी। धीरे धीरे मुझ पर यह राज भी खुल गया था कि उस इंसान ने सिर्फ अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की थी। वो मुझसे दिन रात जानवरों की तरह काम करवाता और दिन भर भूखी प्यासी रहकर उसके घर को संभालती थी। मुझसे कहीं गलती हो जाती तो वो मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने में कोई कसर नहीं रखता था। मेरे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। एक दिन मैं घर का काम निपटाकर हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकली थी। मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे कि तभी रास्ते में मेरा पुराना आशिक मुझसे आ टकराया। मुझे देखकर वो गुस्से के मारे मेरे ऊपर चीखने लगा। मैं जो अपनी ज़िंदगी उसके कहने पर नर्क बना चुकी थी, मैंने उसे नफ़रत से देखते हुए बहुत ही गुस्से से कहा कि तुम्हारा मेरे ऊपर इस तरह चीखने का कोई हक नहीं है। तब उसने मुझे गालियाँ देते हुए कहा कि तुम इस भूल में मत रहना कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी। मैं ना पहले तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा था और ना ही अब बस मरा जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास करना चाहता था, तुम्हारे शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर तुम मेरे काबू में नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया। उस शैतान की ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा धक्का लग चुका था। जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर मैं वहाँ से आई। मेरे दूसरे पति ने अब अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली थी और वो उसके साथ बहुत खुश रहता है। उसने तो मेरी नौकरानी से भी बुरी हालत कर दी है। वो कहता है कि जिस तरह तुमने मेरे जान से प्यारे दोस्त को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें तड़पा तड़पा कर अपने दोस्त का बदला लूँगा। ज़िंदगी में बस अब एक ही खुशी नज़र आती है कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसके सहारे ज़िंदा रह लूँगी। लेकिन भगवान ने यहाँ पर भी मेरे हिस्से में दुख ही दिए। जब मेरी डिलीवरी का समय हुआ तो मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। मैं उस समय बहुत ही बिलख बिलख कर रो रही थी। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया था और ये शायद मेरे ही पापों की सज़ा थी। मैंने अपने इतने प्यार करने वाले पति को अपने हाथों खो दिया और मेरा बच्चा भगवान ने छीन लिया। मेरी ज़िंदगी में अब कोई आस, कोई उम्मीद, कोई खुशी नहीं बची थी। मैं जब भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हूँ, मुझे खुद से ही नफ़रत होने लगती है। यह एहसास मुझ पर बुरी तरह हावी होने लगा है कि मैंने ये खूबसूरत और इतने पवित्र रिश्ते को एक गैर मर्द के बहकावे में आकर मौत के मुंह में धकेल दिया था। काश मैं अपने पति को इज्जत देती, उसकी मोहब्बत को समझती, तो मेरा घर आज यूं बर्बाद ना होता। कभी कभी अच्छी चीज़ खोने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। दोस्तों, कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर दें। क्या ऋचा को सज़ा मिलनी चाहिए? क्या ऋचा माफ़ी के लायक है?